आज का ये दौर 21वीं सदी का दौर है और इस दौर में चाहे वो गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। अब चाहे मनुष्य चांद की बात करे या फिर पलक झपकते ही किसी भी चीज को हासिल करने की बात करे, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह देखी जा सकती है जहां पर कुछ बिगड़ता है। तब लोग तंत्र मंत्र और ताबीज का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक तो समय की कमी होती है और समय की कमी होने की वजह से वो शायद अपने परिवार पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था कि जितना उस व्यक्ति को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए था। महिला ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और उसके बाद कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश की जिसकी शायद उसको चाहत थी, और चाहत तो उसकी शायद पूरी हुई नहीं, लेकिन वो वहाँ प्यार में पड़ जाती है। उस महिला को प्यार हो जाता है और जैसा वो महिला कर रही थी, ठीक उसकी बेटी भी उसी की देखा देखी वैसा ही करने लगती है। माँ और बेटी दोनों को ही अफेयर हो जाता है, वहाँ पर दोनों को ही लव हो जाता है। जिनसे लव होता है, जिनसे प्यार होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, धोखा कर रहे थे। और इसी धोखेधड़ी, इसी समय की कमी की वजह से एक दो नहीं बल्कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और 3 कत्ल की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार टेलीविजन के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं। जो कि कुछ लोग ऐसे जो अपने माँ बाप से धोखा दे रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पति से, तो कुछ ऐसे जो अपने परिवार को धोखा दे रहे थे। और इस धोखाधड़ी में न केवल 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बल्कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से वो पूरी जिंदगी शायद ऐसे ही भयानक रूप से गुजारेंगे। और शायद एक सबक है ये लोगों के लिए कि कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है बलरामपुर। और बलरामपुर मुख्यालय जो लगता है, जिला मुख्यालय, उसी से सटा हुआ एक गांव लगता है, दहेजबाल उसका नाम है। दरअसल एक किसान जिसका नाम रामनाथ होता है, रामनाथ अपने खेतों पर गया हुआ था ये देखने के लिए कि क्या उसके धान पक चुके हैं या फिर नहीं पक चुके हैं। धान के खेत में वो इधर से उधर घूम रहा था, टहल रहा था। अचानक ही एक मानव की खोपड़ी जो कि कंकाल का रूप ले चुकी थी, उसके पैरों तले आकर के लगती है। उसको वो अपने हाथ से उठा करके देखता है, उसके बाद उसको वहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन कुछ दूर जब और आगे बढ़ता है रामनाथ, जैसे ही देखता है तो उसे एक और खोपड़ी दिखाई देती है। उसके बाद फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पहली खोपड़ी दिखाई दी, फिर दूसरी खोपड़ी दिखाई दी, फिर उसने देखने की कोशिश की तो पास में एक और खोपड़ी दिखाई दी। यानी कि 3 मानवों की 3 खोपड़ियां जब उसे दिखाई देती हैं तो उसकी इच्छा और हो जाती है। उसने फिर बाकी हिस्सों को भी ढूंढना शुरू किया वहाँ पर, और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ रही थी वैसे उसे उसका डर भी बढ़ रहा था। अब यहाँ से वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है, गांव के लोगों को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी आवाज़ जब गांव तक पहुँचती है तो गांव के लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि रामनाथ क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। फिर वो कहता है कि मेरी धान के खेत के अंदर मानव के कंकाल पड़े हुए हैं, लगता है किसी ने किसी की हत्या करके यहाँ पर फेंकी है। वो इतना ज़्यादा मतलब परेशान था ये बात सुनने के बाद। फिर गांव के लोगों तक ये सूचना पहुंचती है और भी लोग वहां मौके पर पहुंच जाते हैं, और देखते देखते ऐसा समझो जैसे पूरा गांव वहां मौके पर उमड़ पड़ता है। अब ये बात जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, बात वहां तक पहुंच जाती है, यानी कि शहर के कोतवाली तक। शहर की कोतवाल तक ये बात पहुंचती है तो शहर कोतवाल में जो एसपी साहब होते हैं, वैभव बंकर उनका नाम है, उनके पास ये सूचना पहुंच जाती है कि साहब एक खेत है और खेत के अंदर 3 मानव के कंगाल पड़े हुए हैं। एक साथ 3 लोगों की हत्या होना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर वैभव बंकर को, एसपी साहब को ये पता चलता है, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। साथ ही एक टीम और सर्विलांस टीम को भी मौके पर लेकर आते हैं वो लोग। जो इलाका था, यानी कि जो खेत था,
उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है ताकि वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति ना जा पाए। ये देखा जाए कि आखिरकार क्या मामला है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, दरअसल ये बात है 15 नवंबर 2024 की सुबह की ये बात है। सुबह से शाम हो जाती है। 70 से 80 फुट के उस एरिया में वहाँ पर पुलिस को 3 मानव के पूरे कंकाल मिल जाते हैं, यानी कि हड्डी का एक भी हिस्सा वहाँ पर गायब नहीं था। जब उन्हें जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि एक तो बालक की लाश है और 2 महिलाओं की लाश है। आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँची? पुलिस ने अब ये बात पता करने के लिए जो जानकारी थी, वो सूचना थी, वो मोबाइल के माध्यम से वायरल करने की कोशिश की ताकि किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर गायब हुआ है तो आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकता है। साथ ही जो आसपास के जो थाने होते हैं वहाँ तक भी सूचना दी जाती है। यही नहीं, जितने भी आसपास के जिले होते हैं उन जिलों को भी वायरलेस किया जाता है, ये बताने के लिए कि हमें मानव के कंकाल मिले हैं। आपके इलाके में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गायब हो चुका है, गायब है, तो वो कौन कौन है, इसके बारे में सूचना दी जाए। यहाँ से जो घटना स्थल है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है। उस पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन पहुँचता है और फ़ोन पहुँचने के बाद बताते हैं कि हमारे थाने में पिछले 4 अक्टूबर 2024 को एक FIR दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। एक व्यक्ति है जो पारा का निवासी है, उस नाम उसका सूरज देव है। सूरज देव के 3 सदस्य गायब हैं परिवार के। उसके बीबी, उसके पत्नी का नाम है कौशल्या ठाकुर, उम्र 40 साल होती है। उसकी एक बेटी होती है मुक्तावती उर्फ मुस्कान, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है। एक उसका बेटा है मिंटू ठाकुर, जिसका उम्र 6 साल के आसपास है। जब पुलिस ने ये संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें मौके पर बुलाया जाता है, उन रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। सूरज देव के जो रिश्तेदार होते हैं वो मौके पर आते हैं और आके देखते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। साड़ी दिखाई जाती है, लेगी दिखाई जाती है, कपड़े दिखाए जाते हैं। जो वहाँ पर मौके पर मिले थे, उस बच्चे के कपड़े थे, वो भी दिखाए जाते हैं। कपड़े देखने के बाद वो फूट फूट के रोने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बात जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जाके पैर न फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके ऊपर आती है वही जानता है। जब वो रो रहा था तो सैकड़ों ग्रामीण, सैकड़ों पुलिस वाले उसके रोने के उस आवाज़ों को सुन रहे थे। हर किसी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसका जो परिवार था, उसका जो खानदान था, वो पूरी तरीके से उजड़ चुका था, खत्म हो चुका था। बस रो रहे थे सब लोग। रोते रोते SSP से वो शिकायत करते हैं कि साहब, जो थानेदार हैं, काश उन्होंने इस मामले को इतने गंभीरता से लिया होता तो शायद उसके बच्चे आज जिंदा होते। जैसे ये बात आती है, थानेदार के बारे में पूछा जाता है तो थानेदार जितेंद्र जायसवाल, उसकी वाकई में लापरवाही पाई जाती है। इस मामले की जो सूचना थी वो पुलिस को समय पर दी जाती है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। वो कह रहे थे कि आ जाएंगे, कहीं गए होंगे, इसलिए पुलिस तरह तरह की कहानी बना रही थी। और जब ये बात अधिकारी को पता चलती है तो अधिकारियों ने उसको लाइन हाजिर कर दिया और संत लाल आयम को इस बात की जिम्मेदारी दे दी कि तुम इस थाने को भी संभालोगे और साथ ही इस मामले की जांच पड़ताल भी करोगे। अब ये पूछा जाता है कि मामला क्या है, फिर बताया जाता है कि 26 सितंबर 2024 को ये परिवार के 3 सदस्य होते हैं जो अचानक से गायब हो जाते हैं। गायब क्यों होते हैं, कहाँ जाते हैं, 80 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाते हैं, यही सवाल होता है कि आखिरकार ये वहाँ से कैसे आए, अपने मर्जी से आए या फिर कोई लेकर के आए। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई जानना चाहता था, लेकिन इस बात को बीते हुए, उनके लाश को मिले हुए लगभग 51 दिन का समय हो चुका था। हालांकि पुलिस किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए DNA सैंपल भी ले लेती है जांच पड़ताल करने के लिए और देखने के लिए कि क्या सचमुच जो गायब है वो वही है या फिर कोई और तो नहीं है। उन्हें जांच पड़ताल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से तन पर कपड़े मिलते हैं, उनके कुछ जेवरात वगैरह मिलते हैं, उस वक्त मौके पर जो पुलिस को जांच पड़ताल मिलती है तो उनसे उन्हें पहचान लिया था कि ये मेरे ही बच्चों के हैं, मेरी ही बीबी के हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है।
सबसे पहले जो उसका मोबाइल होता है, मोबाइल नंबर के सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर के माध्यम से, कॉल डिटेल के माध्यम से जो भी उनके संपर्क में होते हैं, ये संपर्क वाले व्यक्तियों से बातचीत करी जाती है। तो एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम होता है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी झारखंड प्रदेश के भंडेरिया एक बरगढ़ एक गांव लगता है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। उससे जब पूछताछ करी जाती है, यानी कि उसे बुलाया जाता है, तो वो आखिरकार मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है पुलिस को। काश पुलिस ने पहले मेहनत की होती तो शायद इतना लंबा समय नहीं लग पाता। 19 नवंबर 2021 को वो पकड़ा जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में वो कहानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से उससे पूछा तो उसने सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्ल को वो अकेला कैसे कर सकता है, इसलिए कोई ना कोई छोर है। उसे पूछा जाता है कि तुम कौशल्या के संपर्क में कैसे आए थे। कौशल्या ठाकुर के संपर्क में आने की जब बात आती है तो वो कहता है कि साहब वो तो तंत्र मंत्र का काम करता है, इसलिए कौशल्या ठाकुर उसके संपर्क में आती है। उससे वो कुछ तंत्र मंत्र करवाना चाहती थी और उसके लिए वो उसकी कुछ मदद कर देता है। और जब उसकी मदद की वजह से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार कब आगे परवान चल जाता है इनको पता ही नहीं चलता और वो गहरी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो जाती है। अब मुख्तार अंसारी का इस कौशल्या ठाकुर के घर में जब मन करता था तब आ जाया करता था। शायद उसका पति भी इस बात को जानता था, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहा था। आना जाना चलता रहता है। अब ये मुख्तार अंसारी का छोटा भाई आरिफ अंसारी होता है, जो कि आसपास में ही ठेकेदारी का काम करता है। अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। भैया की देखा देख वो भी आना शुरू कर देता है इस घर में। वो दस्तक दे देता है। कौशल्या ठाकुर का मेल मिलाप तो हो जाता है तंत्र मंत्र करने वाले मुख्तार अंसारी से। और जो बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, मुस्कान का मेल मिलाप हो जाता है उसके छोटे भाई आरिफ अंसारी से। आरिफ अंसारी पैसे कमाता था। जो भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे पैसे वो 17 साल की लड़की पर ही खर्च कर रहा था। 17 साल की लड़की भी खुश थी। दोनों आपस में ऐसे संबंध बन जाते हैं जैसे कि पति पत्नी की तरह वो रहना शुरू कर देते हैं। माँ शायद इस बात को जानती थी या फिर नहीं जानती थी, इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन वक्त बढ़िया गुजर रहा था। अब बढ़िया तो वक्त गुजर रहा था, लेकिन आरिफ अंसारी जितने भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे पैसे लड़की पर खर्च कर देता है। उधर जो उसके बूढ़े माँ बाप थे वो बीमार रहते थे और उनका ना इलाज हो पा रहा था ढंग से और ना उनके पास पैसे पहुँच रहे थे। इस बात पर घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम सारे के सारे पैसे इधर खर्च कर रहे हो, माँ बाप पर भी ध्यान दे दो। लेकिन जो छोटा भाई होता है वो इस बात को लेकर के बड़े भाई से नाराज होने लगता है। कुल मिलाकर के इनके घर में कलेश शुरू हो जाता है। उधर तो शायद कलेश था ही कि जो लड़की है और माँ है उन दोनों को अफेयर हो जाता है और ये दोनों लव में पड़ जाती हैं। और लव के चक्कर में आने के बाद एक दिन ऐसी तारीख आती है 26 सितंबर 2024 को मुख्तार अंसारी इसमें उस दिन वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो महिला कौशल्या ठाकुर होती है उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो बेतला चलते हैं नेशनल पार्क देखेंगे, पास में एक जगह है वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ से भी घूम करके आएंगे। और कौशल्या ठाकुर तैयार हो जाती है। बेटी से पूछा जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। बेटे से पूछा जाता है, कहता है बेटा कि जब मम्मी और दीदी जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगा। तीनों की तीनों उसके बाइक पर बैठते हैं और बैठ के फिर यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर चांदू से होते हुए बलरामपुर पहुँच जाती हैं। जब चांदू में होती हैं तो आरिफ अंसारी की नज़र पड़ जाती है। आरिफ अंसारी इनसे मिलता है, बातचीत करता है। अब इनसे पूछा जाता है कि अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो फिर वो कहते हैं कि बलरामपुर जा रहे, रात को वहीं रुकेंगे। देखते ही देखते आरिफ अंसारी भी घर पे पहुंच जाता है। पांचों लोगों ने इत्मीनान से बैठ करके खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने अपनी जगह पर जाकर के सो गए। रात को जैसे ही आँख खुलती है आरिफ अंसारी की नीयत तो पहले से ही खराब थी। वो गुस्से में जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब उस मुस्कान से पूछा जाता है, मुस्कान साफ मना कर देती है। पहले तो मना कर देती थी साफ साफ, अभी भी उसने साफ साफ मना कर दिया।
इस बात पर आरिफ अंसारी को गुस्सा आता है और उसके पेट में एक दो चाकू मार देता है। जिसे ही चाकू मारता है लड़की की आंख खुल जाती है और उसके बाद वो जागी तो थी लेकिन वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे उसकी चीख निकलती है, वो चिल्लाती है, माँ की भी आँख खुल जाती है। माँ अपने बेटी को बचाने के लिए मौके पर दौड़ती है तो साथ में मुख्तार अंसारी भी वहाँ पर जाग जाता है। उसने मौका देखा और मौका देखने के बाद उसे पता चल गया कि ये लड़की शायद किसी कीमत पर अब बचेगी नहीं। वहीं पास पर एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी उठाता है और बहुत तेजी के साथ कौशल्या ठाकुर के सर में मार देता है। कौशल्या ठाकुर जमीन पर गिर जाती है। उधर माँ भी तड़प रही थी और उधर बेटी भी अलग तड़प रही थी। दोनों तड़प रहे थे। उनको खींच करके जब कमरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बेटा भी जाग जाता है। जब बेटा जागता है तो वो अपनी माँ को आवाज़ लगाते लगाते जब आगे बढ़ रहा था, दीदी को आवाज़ लगा रहा था और आगे बढ़ रहा था, तभी मुख्तार अंसारी उसके सर में भी एक कुल्हाड़ी मार देता है। तीनों के सर में कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर उनकी इत्मीनान से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उनके जो शव होते हैं, जो लाशें होते हैं, उनको कब्जे में लेने के बाद उनको नज़दीकी जो एक गांव लगता है दहेज बाग, वहाँ का एक जंगल होता है। बताया जाता है कि वहाँ पर एक ईंट भट्टा भी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल की स्थिति में वो ईंट भट्टा वहाँ पर बंद था। तो उस भट्टे के पास में एक धान का खेत होता है। उस वक्त धान छोटे थे, वहाँ पर उसको वो फेंक देते हैं। वो लाशों को वहाँ फेंक देते हैं और फेंकने के बाद सीधा घर आते हैं और घर आने के बाद साफ सफाई करते हैं। फिर वहाँ से पूरी स्थिति को ठीक करने के बाद जो लड़का होता है अंसारी, जिसका नाम मुख्तार अंसारी होता है, वो तो अपने गांव की तरफ भाग जाता है और साथ ही जो दूसरा होता है उसका भाई, जिसका नाम आरिफ अंसारी होता है, वो महाराष्ट्र की तरफ भाग जाता है और उन्हें लग रहा था कि शायद अब कभी हम पकड़े नहीं जाएंगे, इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन 51 दिन के बाद जहां पर उन्होंने लाश फेंकी थी, वहां के खेत के मालिक रामनाथ को ये लाशें मिलती हैं कंकाल के रूप में और बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब सीडीआर के माध्यम से इन दोनों भाइयों तक पहुंचती है, इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करा जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है कि वो अपने पति को धोखा देगी और साथ ही बेटी क्यों अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई को धोखा दे रही थी कि वो ज़रा से पैसे के लालच में आने के बाद उस लड़के के साथ अफेयर में पड़ जाती है। उधर जो आरिफ अंसारी होता है, पैसे ज़रूर कमा रहा था, लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप जब बीमारी से जूझ रहे थे तो उनको वो एक एक पैसे नहीं दे रहा था, उन्हें खाने पीने के लिए तरसा रहा था। वो सारा का सारा पैसा वहाँ खर्च कर रहा था। रिश्तों के ऐसे मकर जाल में एक ऐसे नए रिश्ते को वो जन्म दे रहे थे जिनको ना समाज इजाज़त देता है और ना कोई भी इजाज़त देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के, तब तक जय हिंद, जय भारत।